जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पेरेंट क्लिनिक। हम नेक्स्ट आगे से जो बच गया वो डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेकंड दे रहा है स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नोटिस कर लेना, ठीक, क्योंकि मैं गोला कर रहा हूँ। Constitution of India give the central government the right to issue direction to RBI in public interest। मतलब कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में लोक कल्याण के लिए कुछ न कुछ डायरेक्शन इशू कर सकती है, आदेश निर्देश। थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर शक्तियाँ आरबीआई एक्ट। ठीक है, एक 34 का है, एक 49 का है आरबीआई एक्ट। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1 and 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3 सारे। तो यहाँ आपने देख लिया 1 और 3 सही है और 2 गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, कुछ और है। चलो देखते हैं क्या है। तो 1 and 3 सही है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। और आरबीआई 34 है, ठीक, जो अपॉइंट करती है उसमें दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई गठित होगा, उसके तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। सिर्फ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक बोर्ड गठित होता है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो डायरेक्शन देती है, लेकिन किसके तहत देती है? बोलना। ये रहा आरबीआई 38, ठीक। 30 कहीं ना कहीं 49 का भी निर्देश रहता है कुछ न कुछ जिसके तहत देती है। और सम एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है प्रोविजन देख लेते हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। नेशनलाइजेशन इसका 49 में हुआ गया था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया था। और ये मॉनेटरी पॉलिसी एक बनी थी। तो सब तो मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर होते हैं, 3 आपने देखा ही है, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के, 6 होते हैं पूरा टोटल। चलो एक चीज़ और देख लिए, 2016 में बनाई गई थी। और जो पैनल बनता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जो गवर्नर के लिए रिकमेंड देता है, उसमें 21 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया। जो कैजुअल वर्कर हैं, मान लो लेबर कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर entitled all casual workers are entitled for employees provident fund coverage। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर entitled टू रेगुलर वर्किंग हावर्स, कितने समय काम करना है, और ओवर टाइम पेमेंट, जैसे कितने घंटे आप एक्स्ट्रा काम किए तो उसका पेमेंट मिले। थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, द गवर्नमेंट कैन बी नोटिफाइड, कैन भी दे रहा है, हाँ, नोटिफाई इस फाइल दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री सेल, कोई भी संस्था हो, हाँ, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दे सकती है कि जो वेज मजदूरी दी जाए वो सिर्फ बैंक अकाउंट में दी जाए। कैन भी, हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आप लोग आंसर देखो, ये रहा 1 and 2 and 3। अभी एक्सप्लेनेशन पीछे है, दिख रहा है आप लोग। पहले में था 1, 2, 2, 3 थी, ये तो आपने आंसर देख ही लिया। चलो इसका सॉल्विंग देखते हैं। तो सभी सही है, कैजुअल वर्कर, ठीक है। जो टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कहीं बिल्डिंग बनाना, कुछ कमाना, सिक्योरिटी एम्प्लॉय, जैसे एटीएम गार्ड हो रहता है, इनका कोई परमानेंट तो रहता नहीं, कैजुअल वर्क ही आप इसको मान सकते हैं, ठीक। अब इनसे संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, जो कैजुअल वर्कर है ऑलवेज इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इसलिए क्वेश्चन आया। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, और बी करेक्ट क्यों है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कैजुअल वर्क शुड बी ऑल दोज राइट हैव एम्प्लॉयड रेगुलर वर्क, जितने राइट्स रेगुलर वर्कर्स के हैं वो सारे राइट होने चाहिए कैजुअल वर्क के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, एम्प्लॉयज इन इंडिया एंटाइटल्ड फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। ओवर टाइम पेमेंट, मिनिमम वेज रूल 1950 के।
थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो दिया गया है, गवर्नमेंट में साइड एम्प्लॉयर ऑफ एन इंडस्ट्री और जो भी संस्था है वो सेल पे वेज एवरी एम्प्लॉय ओनली टू चेक या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession? आर्थिक मंदी के टाइम कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया जाता है कि आर्थिक मंदी को कम करना? पहला स्टेटमेंट दे रहा है कट टैक्स रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट कम कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। टैक्स रेट कम करने का मतलब, जब टैक्स रेट कम कर देंगे तो बैंक से पैसा सब निकाल ले जाएंगे बाहर, ठीक है, मार्केट में। और इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, कुछ उल्टा नहीं स्टेटमेंट दे रहा है, ये ऐसे ही अजीब लग रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक रिसेशन कब आता है? जब मंदी आती है। मंदी कब आती है? जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते। जैसे आप पास पैसे कम है तो आप सामान कम खरीदने आ जाओगे, तभी तो मंदी आएगी, रिसेशन आएगा, ठीक। और ये कैसे दूर किया जाता है? मार्केट में पैसा लाके, ठीक है, मनी लाके दूर किया जा सका। मनी किसके थ्रू आएगी? पब्लिक प्रोजेक्ट पे जब आएगी, गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट पे, फिर मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आएगा तो आपको बेच मिलेगी, बेच ले जाके आप मार्केट में खर्चा करोगे तो फिर मार्केट में सर्कुलेशन मनी की बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक रिसेशन कम हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन टैक्स रेट, ठीक, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर अजीब दे रहा है, आप एक तरफ टैक्स बढ़ा रहे हो, फिर इंटरेस्ट रेट घटा रहे हो। और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, इससे कम कर दोगे, मार्केट में पैसा आप इन्फ्यूज करोगे नहीं गवर्नमेंट, तो कैसे आएगा? मंदी तो आएगी जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे बेच काम करने पे, तो लोग मार्केट में कुछ खरीदने नहीं जाएंगे। जब आदमी के पास पैसा रहेगा तभी खरीदा जाएगा। ऐसे आप देखते हो जब किसी की सैलरी बढ़ती है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने तो यहीं आपको समझा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, कौन कौन से फैक्टर हैं ग्लोबल डिमांड के? जैसे रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी हैड डिक्लाइंड। ये कीनियन अप्रोच है, कीनियंस अप्रोच है, इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिमांड। ये अप्रोच अपनाई जाती है और रिसेशन के टाइम। और कैसे कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे फंड इन्फ्यूज किए जाते हैं? फंड कैसे आपको गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर सकती है इकोनॉमी में? जैसे मनरेगा की तरह डिमांड पुश कर सकती है, मनरेगा का और ज़्यादा काम कराओ, क्योंकि फ्री में बांटोगे तो कीमत नहीं समझेंगे, कुछ काम करके उनको पैसा दो, धीरे धीरे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक के पास पैसे आएंगे। और पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट फिल कर दो, जो वैकेंसी हैं गवर्नमेंट उनको फिल करो क्योंकि उनके पास वैकेंसी जाएंगी। और लेबर इंसेंटिव जॉब, जैसे कॉटन मिल, एक्सरसाइज, इन सब की इंडस्ट्री को फोकस करो क्योंकि यहाँ से बेच पाएंगे लोग, तो अच्छा रहेगा। एमएसएमई को बढ़ावा दो, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, स्टार्टअप लगेंगे, पैसा आएगा, उनके पास काम करेंगे, बेच देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे बहुत सारे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज। जो अन्य चीज़ें हैं वो अनचेंज है। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड्स होना चाहिए, गुड्स माइट बी इंक्रीज। किसी वस्तु की डिमांड कब बढ़ती है, ठीक। सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे एक पेन है दूसरा पेन है। सब्स्टिट्यूट गुड आप समझ लो, जैसे एक सस्ता वाला नमक है, ये टाटा वाला नमक है, ये किसी लोकल कंपनी का नमक है, लोकल कंपनी का नमक है, ठीक। तो वे लोकल नमक सब नॉर्मल गरीब लोग खरीद रहे हैं, लोकल नमक खरीद रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मान लो 16 रुपए में आ रहा है, ये 10 रुपए में आ रहा है, ठीक। अगर इसका प्राइस बढ़ के 14 या 16 रुपए हो गया, मान लो 14 रुपए हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा 10 वाला, तो लोग सब सोचेंगे लोकल खाऊं मैं, और अच्छा वाला ही खाता हूँ, टाटा वाला ही खाता हूँ, तो इसलिए इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और इसलिए ये सही हो गया वन, ठीक। और दूसरा क्या, प्राइस है कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज,
ओ सॉरी, हमने एक्सचेंज करके बता दिया। ठीक, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, सॉरी, ये गलती हो गई, सॉरी। तो सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो हमने बताया अभी, ये टाटा नमक वाला, ये कॉम्प्लीमेंट गुड है। अभी हम इसको कंफर्म करते हैं, फिर आप देखिए। सही था, ठीक, हमने कंफर्म कर लिया देख के। ये सब्स्टिट्यूट ये है, ये सब्स्टिट्यूट गुड हुए, टाटा नमक और लोकल नमक, ये सब्स्टिट्यूट गुड है। एक कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है, जैसे आप आइसक्रीम देख रहे हो, आइसक्रीम है और उसके ऊपर एक चॉकलेट का फ्लेवर लगता है, ऐसे ऐसे करके आइसक्रीम के ऊपर, ठीक, यहाँ आइसक्रीम वाइट कलर की होती है, यहाँ चॉकलेट लगता है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट गुड है, जहाँ रहते हैं एक वहीं दूसरा भी आएगा। तो और तीसरा दे रहा है द गुड इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड है और इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, इन्फीरियर गुड है और कम जब इनकम में इंक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड खरीदेगा। जैसे आप मान लो कुछ नहीं कर रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो 5,000 रुपये में तनख्वाह चले, 5,000 रुपये घर वाले दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर आपकी जॉब लग जाएगी। जब जॉब अब लगेगी तो आप वो बाटा का शूज जाओगे खरीदोगे, वुडलैंड का खरीदोगे ना, फिर अब आप वो जाके कैंपस का शूज नहीं खरीदोगे, ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो इनकी गुड खरीदोगे। तीसरा तो ऐसे ही गलत हो रहा है, देख लो आप आंसर। ये प्राइस फॉल होती है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये देखो आप, कॉम्प्लीमेंट गुड है, कॉम्प्लीमेंट गुड है, ये आइसक्रीम है, इसके ऊपर चॉकलेट है, इसको क्या बोलते हैं ना, फोज, इसको बोलते हैं, ये FUDGE बोलते हैं इसको। और ये कॉम्प्लीमेंट गुड है एक दूसरे की। और ये आपको हमने बता ही दिया क्या क्या चीज़ होती है मार्केट में, क्या क्या इंक्रीज कर सकती है डिमांड आपकी। मेन फैक्टर इनकी डिमांड गुड की क्या है, प्राइस हो रिलेटेड गुड की, वो बढ़ जाएगी रिलेटेड गुड की। तो जैसे मान लो ये, ठीक, जो क्या कर सकती, इनकम आदमी की बढ़ जाए, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, नंबर ऑफ बायर बढ़ जाए, तो प्रेफरेंस हो जाए, देने लगे, जैसे ऑडी BMW, ठीक, ये तो आपको हमने पढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूट गुड और सब्स्टिट्यूट, ठीक। इन्फीरियर गुड आपको बता ही दी है, कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में तो बवाल ही कर दिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो एस्पिरेंट क्लिनिक क्लिनिक 21/2/2021-22, ये टेलीग्राम का है, टेलीग्राम का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा अपने चैनल में, इस पर एस्पिरेंट क्लिनिक @UPSC पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवेल्यूएशन का नाम सुने, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रहा, इम्प्रूव्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट, ठीक। दूसरा क्या दे रहा है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ डिवेल्यूएशन कह रहा है, यहाँ कह रहा वैल्यू भी बढ़ जाएगा, अजीब है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, हो सकता है ट्रेड बैलेंस। चलो देखते हैं डिवेल्यूएशन क्यों करता है। डिवेल्यूएशन का नाम जहाँ आए तो चाइना पे, USA हमेशा चाइना पे ब्लेम करता है, चाइना ब्लेम करता, अब तो इंडिया पे भी करने लगा है कि ये लोग अपनी करेंसी डिवेल्यूएट किए रहते हैं जिससे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकें। USA हमेशा चाइना पे चिल्लाता रहता कि अपनी करेंसी जानबूझ के डिवेल्यूएट करता रहता है, तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक। और ये तो देखो, इंक्रीज फॉरेन वैल्यू और डोमेस्टिक करेंसी, क्या लगता है जब डिवेल्यूएट करते हैं हमारी बढ़ेगी घटेगी यार। देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो जाती है फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और पहला कि एक्सपोर्ट हमें चीपर हो जाता है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम अगर इंपोर्ट ज़्यादा करते हों, जैसे चाइना मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है तो डिवेल्यूएट करके अपना फ़ायदा उठा ले जाता है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं,
हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो हमारा बैलेंस में नहीं रहता, ठीक। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है हमारा, ये एक्सपोर्ट कम है, इसी को लेके। लेकिन हम यूएसए से काफ़ी अच्छे मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं और डिवैल्यूएट कर देते हैं करेंसी वैल्यू। एक्सपोर्ट अच्छा रहता है, लेकिन इंपोर्ट करना रहता है तो नुकसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्रिएट करने पे इंडिया में मेन कॉज ऑफ वैरी, घबराहट के लिए क्या है कि गवर्नमेंट के लिए दिक्कत का काम रहती है। पहला दे रहा है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउस, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन, मतलब डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड। चलो आप लोग एक कॉमेडी कर लो। ज्वेलरी किसको कहते हैं और ऑर्नामेंट किसको कहते हैं? चलो जाओ देखो आप लोग। और थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का बढ़ावा, लोकल, जैसे यूपी, बिहार और उसके भी अंदर चले जाओ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट दे रहा है लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट एक्सचेकर ड्यूटी टैक्स इवेजन। जाहिर सी बात है ब्लैक मनी की डिफिनेशन क्या होती है? काला धन आपने सुना होगा, मोदी जी काला धन ले आएंगे। तो ब्लैक मनी क्या होती है? जिस पे टैक्स ना दिया हो, जाहिर सी बात है ड्यू टू टैक्स इवेजन। सही कह रहा है, जिस पे टैक्स ना दिया हो, घाटा होता है स्टेट के अकाउंट को, वो लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, जाहिर सी बात है। ये देख लो, इलीगल एक्टिविटी या लीगल एक्टिविटी हो जिससे इनकम आई हो और उस पर टैक्स ना दिया गया हो, वो ब्लैक मनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लेमेटरी इम्पैक्ट। मार्केट में महंगाई का सबसे मुख्य कारण क्या है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ, ठीक। दूसरा दे रहा है बोरोइंग, उधार लेना फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। ये तो हर बार गवर्नमेंट करती है, हमेशा बजट डेफिसिट करने के लिए अपनी बॉन्ड से इश्यू करती है, मार्केट से पैसा उठाती है बजट डेफिसिट करने के लिए, ठीक। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस ए बजट, ये भी जो कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिएशन ऑफ ब्लैक न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। न्यू मनी जानते हैं क्या? प्रिंट करना नई मनी। वेनेजुएला ने अभी कुछ टाइम हुआ, 1-2 साल हुए, वेनेजुएला ने बहुत सारी मनी प्रिंट कर दी, फिर वहाँ बहुत सारा इन्फ्लेशन आ गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। तो जब आप नई प्रिंट करोगे मनी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, प्रिंट न्यू मनी करते हैं तो बूस्ट इनकम होती है और रेज पब्लिक डिमांड होती है इकोनॉमी, 10 से इन्फ्लेशन आ ही जाता है। जब प्रिंट करेंगे न्यू मनी तो सैलरी ज़्यादा दे देंगे, सब सैलरी ज़्यादा देंगे तो मनी बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप एक समोसा खाना रहेगा, जाके 2 समोसा खाओगे प्लस रसगुल्ला भी खाओगे, ठीक। मोर मनी फ्लड हो जाती है मार्केट में, इंक्रीज हाइडिंग में इन्फ्लेशन हो जाता है, ये तो हमको आपको बताए हैं क्यों हो जाता है। और हाई इन्फ्लेशन को हमको 4 ± 2 पे क्यों रखना है? मतलब 4 से 6 के बीच में, इसलिए न बनाने वाले को नुकसान हो न खाने वाले को नुकसान हो, ज़्यादा दोनों बराबर में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। क्या यूज किया जाता है? कांग्रेस ग्रास अभी दिखाओगे आप फंस के लौट जाओगे। एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास और नट ग्रास। नट ग्रास की हिंदी में दिखाऊंगा, गांव वाले सच्चाई की अच्छा। चलो लेमन ग्रास इसका सही है, पहले लेमन ग्रास ही देखते हैं। यह है लेमन ग्रास, गांव के लोग देखे होंगे। और ये कांग्रेस ग्रास है, देखो आप, कांग्रेस ग्रास है। कांग्रेस ग्रास जो है ट्रीट अच्छा करती है, किसी चीज़ में यूज किया जा सकता है, फीवर में, डायरिया में, न्यूरोसिस में, ये सारी चीज़ें हैं। इनके इंस्पेक्शन में इनको आयुर्वेदिक तरह ही यूज किया जाता है। ये है एलिफेंट ग्रास,
गांव के लोग हैं जब कहीं जाते थे बाग वाग में, बारिश बंद होने वाली होती है, जब भुट्टा उट्टा लगाया जाता है खेतों में, तो ये ग्रास उगती है वहाँ। कहीं जंगली एरिया जो किनारे हो तो ये ग्रास उगती है, इसके बीच में जाओ तो बहुत सारा चीज कपड़े में छपता चला जाता है, पकड़ता चला जाता है, तो ये उगती है वहाँ। ये देखो, ये बोलते हैं नटग्रास। नटग्रास देख के भी नहीं याद है, अभी याद आ जाएगा। धान की खेती यानी पैडी, कि जब खेती की जाती है उसमें धान के साथ ये उगता है बारिश में। खेती जो जो किए होंगे इसको जानते होंगे। चल दोस्तों, आज डिस्कशन एंड करते हैं।